नमस्कार, फिर से राजू देवासी। और आज 1 तारीख को यहाँ पर पशुपालक जो अधिकार सम्मेलन हुआ है और अंत में यहाँ पर सभी को धन्यवाद देंगे लाल सिंह जी, और आप कई प्रकार की अपील भी करेंगे। सबसे पहले हम आपको साधुवाद देते हैं कि पशुपालक सारे लोगों ने मिलकर के आपको इस पशुपालक संघ का अध्यक्ष निर्विरोध घोषित कर दिया है। धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे समाज को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है, और इस जिम्मेदारी को हम लोग पूरी मेहनत और ईमानदारी और पूरे साहस के साथ इसको निभाएंगे। मैं अकेला नहीं हूँ, जितने भी जिन्होंने आज ये पशुपालक अध्यक्ष जो मनोनीत किया है, जो एक तरह से इलेक्ट किया है, वो सभी इसके मेंबर होंगे। और ये हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होगी, क्योंकि इसमें युवा हैं, हमारे जो वाकई जो पशुपालक हैं वो हैं, और ये वाइडली रिप्रेजेंटेटिव हैं। अभी जैसे पटेल समाज से ओम आया, वो भी उसमें है, तो वाइडली दूसरे समाज के भी हैं। तो ये वाकई पशुपालक संघ होगा, और इसको हम लोग, क्योंकि जो मेरे युवा साथी है बहुत उत्साही है, इसको एक आधुनिक संस्था बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हर जिले में लेके जाएंगे, तहसील में लेके जाएंगे, गांव में लेके जाएंगे, क्योंकि सारी प्रॉब्लम कोई एक आदमी सुलझा नहीं सकता। मान लीजिए मैं जयपुर में हूँ और कहीं पे मारवाड़ जंक्शन में प्रॉब्लम होती है, तो मैं तो तुरंत पहुँच नहीं पाऊंगा। तो आसपास के हमारे जो जिले के लोग हैं, टीम है, वो तुरंत पहुँच करके उस समस्या का समाधान करेंगे। जी, प्राथमिकताएं क्या क्या रहेगी पशुपालक संघ बनने के बाद? हाँ, एक और बात बताना चाहता हूँ राजीव, ये आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज तक हम सब बिखरे पड़े थे। बिल्कुल। और आज हम लोग एक संघ के रूप में इकट्ठे होने का हमने कमिटमेंट लिया है। इसकी जो प्राथमिकता है, हमारे जो पशुपालकों की सबसे मूल समस्या है कि जंगल बंद हो गए हैं, इसलिए उनके पशु बाहर चल रहे हैं। अभी मैंने एमपी का प्रॉब्लम अभी डिस्कस किया। कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। ऐसे ही जगह जगह अभी आपने देखा सिरोही का, वो भी जंगल बंद कर दिया मनमानी तरीके से। ग्रेजिंग राइट्स के बारे में कोई बोल नहीं रहा है। चराई का अधिकार पशु का है। आजादी से पहले अपने दादा परदादा वो लोग पूरे भारत में कहीं भी चरा सकते थे, कोई उनको रोक टोक नहीं थी, कोई टैक्स नहीं था। लेकिन आज दूसरे स्टेट में जाते हैं, उनके साथ ऐसा लगता है ये विदेश से आ गए हैं, और राजस्थान गवर्नमेंट बिल्कुल सोई हुई है। वो दूसरे स्टेट से बात तक नहीं कर रही है कि हमारे एमपी में हमारे पशुपालक जा रहे हैं, उनकी समस्या खुद ही बेचारे भाग रहे हैं, कोई उनके बारे में सुन नहीं रहा है। इसलिए हमने सोचा संघ बना के राजस्थान गवर्नमेंट पर प्रेशर डालेंगे। एमपी गवर्नमेंट से बात करें, हरियाणा गवर्नमेंट से बात करें, गुजरात को जहाँ जहाँ हमारे जाते हैं उनसे बात करें, और हमारे पशुपालक के हितों की रक्षा करें। उनको जितने भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, चाहे मेडिकल फैसिलिटी है, निःशुल्क दवाएं हैं, राशन है, वोटिंग राइट्स है। एक आर्मी में जो जवान है वो कहीं से भी वोट कर सकता है, तो पशुपालक क्यों नहीं कर सकता? वोटिंग राइट्स नहीं है उनको। ओके, तो ये सारी समस्याएं उनके पास हैं। आज धड़ाधड़ चोरियां होती हैं, आप अखबारों में डेली देखते हैं, बेचारे वीडियो भिजवा रहे हैं, धड़ाधड़ जो जिसके मन में आए। देखता है वे 4 भेड़ पालक हैं, 40 आदमी, चलो, और उठा के ऐसे लेके आ रहा है जैसे उसी का माल है। जो चाहे भर के लेके आ रहा है, भर के लेके जा रहा है। अभी जवाहर मेरे पास से आया कि 80 FIR उसके पास है, लेकिन एक आदमी गिरफ्तार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको डर नहीं है कि सरकार का कोई दबाव नहीं है। ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। और सबसे मैं इम्पोर्टेंट बता दूं, एजुकेशन हमारा प्राइम एजेंडा एजुकेशन भी होगा। आज हमारे पशुपालक के जो बच्चे ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, और उनके लिए आवासीय विद्यालय 5-6 खोल के, और समाज को बस हमने आपके लिए ये कर दिया, वो कर दिया। अरे 35 लाख की जनसंख्या है, 5-6 स्कूल में क्या होगा? 1200 बच्चे पढ़ेंगे, कुछ नहीं होगा। कॉलेज कहाँ है? वो 1200 में 600 छोड़ कर चले जाते हैं। कहाँ है कॉलेज, कहाँ है यूनिवर्सिटी? कोई प्लानिंग नहीं है, खाली टोकन वाला काम करता है। अभी अर्ध घुमंतु वाला किया, हो सकता है 200 को पट्टा मिल जाएगा। सरकार के पास आंकड़े तक नहीं है कि कितने अर्ध घुमंतु हैं, कितने जो जिनको भूमिहीन है। मेरे पास में नरेंद्र है, उसने पूरा रिसर्च किया कैमल के ऊपर
और पूरा टेबल, एक एक टेबल बनाई है कि ये कानून लागू होने से पहले 40 से 50 हजार एक मेल जो कैमल था उसका प्राइस मिलता था, और आज उसकी प्राइस 1 लाख होनी चाहिए थी, लेकिन 20,000। तो क्यों नहीं छोड़ेंगे? वो छोड़ेंगे? अरे भाई इसमें रखा क्या है? खाली ना जंगल है ना प्राइस है, मैं क्यों रखूं ऊँट? ऊँटों की संख्या तेजी से कम हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, फिर दिखावा। अभी जो ऊँटों पे जो जैसे जो बोती होती है, फीमेल का काफ होता है, उसके ऊपर 20,000 घोषित कर दिया। पहले ने 10,000 दे रहा था, अब 20,000। अब 20,000 भी 3 किस्तों में, एक किस्त दे दी, बाकी जो घूमते रहो। क्यों वन टाइम क्यों नहीं दे सकते? और वो भी लिमिटेड है। मान लीजिए 5 जो काफ होंगे उनको ही मिलेगा 1 लाख तक, और बड़ा टोला है मान लीजिए 10 है तो नहीं मिलेगा। अरे स्टेट एनिमल है, एक दिन ऐसा आएगा कि ये फिर अफ्रीका से ऊँट लेके आएंगे जहाज में, ये हालत होगी, लुप्त हो जाएंगे। हाँ, लुप्त हो जाएंगे। हम उनके रखवाले हैं। यदि ये आज अमेरिका की बात होती, यूरोप की बात होती, हर राइका को सब्सिडी देते वो लोग, बिल्कुल हाईटेक तरीके हाँ, से सिखाते और वो पैसा देते उनको, भाई ये तूने ऊँट को बचाया है इसलिए सरकार तुम्हें पैसा देगी, एक जानवर को तुमने बचाया इसलिए सरकार पैसा देगी, स्टेट एनिमल को हमने बचाया, और यहाँ पे घूमते रहो। खुद भेड़ पालक खुद कर लो, ऊँट पालक खुद कर लो, अपने बच्चों की खुद शिक्षा कर लो। ये सारी समस्याओं को हम लेके जाएंगे। और मैं राजीव लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ, लेटर देख के हमने बहुत देख लिया, आज भी हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन का मतलब पूरे आंदोलन लेके गए, खाली 4 आदमी ज्ञापन दे के नहीं आए, दिखाया है सरकार को। ये हमारी फर्स्ट वार्निंग है, फर्स्ट वार्निंग है कि आज हमारी समस्याओं की सूची हमने फर्स्ट टाइम दी है। यदि सरकार हमसे बातचीत नहीं करती है आने वाले दिनों में, तो फिर हम धरने पे और बैठेंगे, जगह जगह जाएंगे, हर तहसील में जाएंगे, जिले में जाएंगे, और अगली यदि तब भी नहीं मानती है, विधानसभा सत्र होगा, विधानसभा के सामने बैठेंगे और ये करके दिखाएंगे। हमने जो बोला है पूरे समाज के सामने हमने बोला, राई का बाग लेके दिखाएंगे, हमारा नाम लेके दिखाएंगे। मैं चैलेंज करके आया था रेलवे को और प्रशासन को कि राई का नाम कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे छोड़ेंगे नहीं, और हमने लेके दिखाया, बिल्कुल दिखाया। तो कोई भी सरकार ये ना सोचे कि खाली हम लोग ज्ञापन देके और मीटिंग करके हम लोग चले जाएंगे घर पे। लड़ाई अभी हमें हमारी शुरू होती है, और हम जो डिमांड अभी रखा है उसको लेके दिखाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ बातें साफ हो जाती है कि पहली बार आंदोलन हो रहा है और पहली बार एक हेल्पलाइन नंबर भी इश्यू होगा। यहाँ पर संघ के अंदर, पशुपालक संघ के अंदर लोग भी जुड़ सकते हैं, एक टीम बनेगी। माइग्रेशन के दौरान जो समस्याएं पशुपालकों को आती थी, वो सारी की सारी समस्याओं को सूचीबद्ध, लिपिबद्ध किया गया है, और उनके कानून के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात पहली बार हुई है। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम जवाहरलाल है। जवाहरलाल जी, क्या गोत्र है, कहाँ के हैं? गांव कानंदरा है, कानंदरा के हैं। पाली के पास में। कहीं गोत्र है? आल गोत्र है। आल गोत्र। कितना पढ़ा लिखा हो? 8वीं। और आप 12? आप भी आपने पेट? हाँ, पशुपालन धंधो ही है हमारे। अच्छा, कहीं उधर दिक्कत आवे, और आज लाल सिंह जी का आप कहीं चीज़ लेना यार। फर्स्ट बात तो है कि मोने फॉरेस्ट्री प्रॉब्लम, फॉरेस्ट्री जो 2 जिलों पास परमिशन देवे मोने, और 8-10 दिनों वो जिलो खाली करनो। अब छोटा छोटा बच्चा लेना 8-10 दिनों तो जिलो खाली वे नहीं है मोने, तो मजबूरी में मोने रिश्वतों की लाइन लगानी पड़े। और रिश्वत दियो भी मने आनी है कि सुकून है, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना नहीं, रिश्वत दियो भी कोई मने सुकून नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम आ है मने के चोर आए दिन रोजरी घटना घटे, और घटना तो रोजरी है, मगर मारे कने कम तो भी 70-80 FIR तो MP, राजस्थान, गुजरात और अपने महाराष्ट्र, इन राज्यों की कम से कम 70-80 FIR रखी है। उसमें से एक ही FIR का खुलासा नहीं हुआ। कभी एक ही FIR में कोई मुजरिम को पकड़ के हाजिर नहीं किया। आज तक, आज के पहले ऐसा कोई पशुपालक सम्मेलन में गया, या आज तक नहीं गया, या पशुपालक सम्मेलन हुआ ही नहीं? मुझे तो लग रहा है हुआ ही नहीं। हाँ। ये पहली बार है जहाँ लाल सिंह जी को फरियाद करने, आप उनकी टीम को फरियाद करने आए हो। जी। क्या लगता है, अभी मातृशक्ति ने, सबने, छोटे छोटे बच्चों ने बोला कि लाल सिंह जी जिंदाबाद है। हाँ, क्या लगता है आगे क्या आशा रखते हैं आप?
आशा है और विश्वास है, आशा और विश्वास पूर्ण है कि कार्य सफल होगा और पशुपालकों को राहत मिलेगी, दुख की घड़ी का राहत मिलेगी इनको, ये मेरा पूरा विश्वास है मुझे। तो भावुक करने वाली भी क्षण है कि यहाँ पर लोग आए हैं और कह रहे हैं भाई हम लाल सिंह जी के साथ में हैं, और लाल सिंह जी ने एक बतौर नेता, एक बतौर सामाजिक कार्यकर्ता अभी इनके बीच में बैठे नहीं है, आगे से आगे आंदोलन करते जा रहे हैं। हमारे साथ में और भी काफी लोग। तो यहाँ पर एक जाना माना नाम है छोगाराम जी सुदर्शन स्कूल, और काफी संघर्ष किया है, और आपका तो एक अलग से हमें इंटरव्यू भी लेना है, क्योंकि आपके जो पिताश्री संत के रूप में उन्होंने बहुत कुछ किया समाज के लिए, वो भी हम आपको कभी दिखाएंगे। गुरु जी प्रणाम। नमस्कार। आज दिन भारतीय पशुपालक संघ का जो गठन हुआ है, एक देवासी समाज और पशुपालक वर्ग के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, एक स्टोन माइलेज। पशुपालकों की समस्या के रूप में तो आज के आज़ाद भारत के अंदर यदि ईमानदारी से सर्वेक्षण किया जाए तो यहाँ पर लिटरेसी सबसे कम है। उसको बढ़ाने के लिए सरकार को पर्याप्त प्रयास करने चाहिए। हमारे संघ के द्वारा जो मांग की जाती है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा इस संघ को आप इम्पोर्टेंस दें और उन समस्याओं को दूर करने के लिए पहली प्राथमिकता दें। नंबर 1, पिछली जो सरकार थी हमारी, उन्होंने जितनी पशुपालकों के हित में जितनी भी प्लानिंग बनाई थी वो सारी की सारी रद्द कर दी, सारी की सारी बंद कर दी। मैं इस जो अब जो सरकार है उनसे, वर्तमान सरकार से ये निवेदन करूंगा, जितनी पिछली वसुंधरा जी ने जो उनकी थी गवर्नमेंट थी उस समय जो प्लानिंग बनाई थी उनको वापस है जो पुनर्जीवित किया जाए, उनको लागू किया जाए। स्कॉलरशिप मिलती थी 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को, वो बिल्कुल बंद है, उनको किसी प्रकार की सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। इसके अलावा आवासीय विद्यालय का हमारा एजेंडा है मुख्य, हर तहसील स्तर पर आवासीय विद्यालय है जो इन वर्ग के लिए होना चाहिए। इसके अलावा आरक्षण की जो बात है, आरक्षण का मुख्य मुद्दा हमारी यूनियन का भी यही रहेगा। हमारी एजुकेशन वर्ग की तरफ से संघ को हम निवेदन करेंगे कि आरक्षण का मुद्दा स्थायी करने के लिए 9वीं अनुसूची के अंदर भारत सरकार को हमारी सरकार यह प्रस्ताव दे और वो है जो उसको मान्य करे भारत सरकार। एजुकेशन की मस्ट आवश्यकता है। और जो पशुपालक वर्ग है उनमें भी एजुकेशन, कई बच्चे हैं जो विभागीय नौकरियां मिलती है, उनमें भी पशुपालक के बच्चों को अनुभव के आधार पर उनको प्राथमिकता दी जाए, ये हमारी गवर्नमेंट से मान्यता रहेगी। ये सब चीज़। बिल्कुल सर, आप तो शिक्षाविद है और आपकी सारी बातें सुन के फिर ये दिमाग में आता है, फिर पशुपालन मंत्री और राज्य मंत्री क्या करते हैं? फिर पशुपालन फिर ये बोर्ड क्यों बना रखे हैं, मंत्रालय क्यों बना रखे हैं? अंधे की लाठी, वही बात है। इसका मेन कारण है हमारे पास पिछले 30 सालों से कोई ऐसा मंच नहीं था जो किसी अधिकारी के साथ में बैठ करके आमने सामने बात कर सके पशुपालकों के हित की। क्योंकि जो एमएलए वगैरह हुए हैं समाज में 1-2, लेकिन वो भी सरकार से जुड़े हुए थे, अपनी बात खुल के नहीं कह सकते, उनकी भी कुछ मजबूरियां थी। तो अब ये मंच बना है, ये बिल्कुल निर्विवादित और अराजनीतिक, गैर राजनीतिक होगा, गैर राजनीतिक है, जिससे भी हमारे समाज की समस्याओं को निदान करने का, जिसको भी अधिकारी के साथ मिलेंगे उनके बिल्कुल टेबल टू टेबल बैठ करके बात करेंगे। इसमें सारे संगठन के जो पदाधिकारी होंगे वो बिल्कुल है जो पढ़े लिखे होंगे और अच्छे बुद्धिमान लोग होंगे, जो समस्याओं से अच्छी तरह से जानकार होंगे, उनको हम मेंबर बनाएंगे। आप जैसे वरिष्ठ और ज्ञानी जब साथ में रहेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। और भी काफी लोग हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप कहाँ से पधारे हैं? मैं गुजरात सूरत से आया हूँ। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश पटेल है। हाँ, और मेरा पूरा बचपन, एजुकेशन, ग्रेजुएशन जोधपुर, और मैं बोरुंदा के बाजू में पटेल नगर है। पटेल नगर है जहाँ पे खूब सारे पटेल हैं, वहाँ पे पटेल है, कुमाऊत कम्युनिटी से मैं आ रहा हूँ। और मैंने मेरे बचपन में मेरा जो परवरिश हुआ है वो किसान का लड़का हूँ, पशुपालक का लड़का हूँ, और मैंने खेती और पशुपालक की दर्द को देखा है, क्योंकि मैं खुद 10वीं क्लास तक मैं खुद गायें चरा करके पढ़ता था, क्योंकि हमारी दयनीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। मैं एक ही सोच के साथ यहाँ आया हूँ कि पशुपालक को अगर सरकार चाहे तो एक बहुत बड़ा उद्यमी, बहुत बड़ा रोजगार दे सकता है, जो हमारे राजस्थान की इकोनॉमी को बहुत उच्च स्तर में लेके जा सकता है। और बहुत सारी समस्या नवाचार करने की जरूरत है। बिल्कुल। अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड जैसी एक कंट्री है जहाँ पूरा इकोनॉमी जो है वो पशुपालक के ऊपर है। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों नहीं हमारा राजस्थान में ऐसा हो। हमारे राजस्थानी भाई सब बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट इतनी सारी समस्याएं पशुपालकों को है। मैं इस आंदोलन के अंदर मेरा एक ही पर्पज है कि हमारे राजस्थान भाइयों को
और हमारे जो पशुपालक को सबको साथ में आकर के उनको कैसे सपोर्ट करें, उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसको इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें, राजस्थान की इकोनॉमी में कैसे उनको समृद्ध बनाए। क्योंकि मैं अगर देखूँ तो मेरा बचपन में अगर मेरे पास पशु थे, इसीलिए मेरी एजुकेशन हुई, उससे मेरा गुजारा चला कि मैंने कॉलेज किया, मैंने उसके बाद MBA किया जो गुजरात मुंबई में नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। उसके बाद मैं यहाँ से आकर के बैंकिंग इंडस्ट्री में वाइस प्रेसिडेंट तक पहुँचा हूँ। तो मैं यहाँ का हर एक पशुपालक का अगर इस तरीके से अगर उनको एक क्या प्लान है आपके, क्या प्लान है, क्या मॉडल आप लेकर के आएंगे इस प्रकार से करें तो? मेरे हिसाब से पशुपालक को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए। ट्रेनिंग किस चीज की? पशुपालक के अंदर जो दूध का कि डेयरी उद्योग को कैसे आगे लेके जाए, कैसे ब्रीड तैयार करे। आज के टाइम में अच्छी ब्रीड जो 10 लीटर 15 लीटर दूध दे, उस तरीके के गांव में हमारे युवा, हमारे जो पशुपालक को ट्रेनिंग दिया जाए। गवर्नमेंट इस तरह की ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए और सबको सपोर्ट करे तो ये पॉसिबल है। बिल्कुल। अभी आप जो अपना जीविकोपार्जन कर रहे हो उसके साथ साथ कुछ NGOs वगैरह में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है या कुछ बना है, या अभी आप टीम की तलाश में थे कि हम साथ मिलकर के करें? नहीं, एक भाव था और अभी तक ऐसा बस जब भी मैं गुजरात से मैं आपको बता रहा हूँ, और जब मैं गुजरात में जाता हूँ तो बहुत समृद्ध दिखता है वहाँ। तो मैं जब राजस्थान में आता हूँ तो बहुत पीड़ा होता है। अभी मैं 6-8 महीने आया, मैं और मेरी वाइफ, तो हमने देखा कि हमारे वो भी कभी आती तो बहुत दर्द देखती है कि हमारे राजस्थानी भाई बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बट वहाँ का आपने कुछ विशेषज्ञ आप वहाँ बने हैं भी गुजरात में जो कर रहे हैं वो राजस्थान में यहाँ पर लागू किया जाए, कुछ यहाँ बताने को तैयार हैं आप? मॉडल है कुछ आपके पास में? मैं एक ही बताता हूँ, कोई भी देश को और स्टेट को आगे ले जाने के लीडर की ज़रूरत होती है। जो एक अच्छा लीडर जो हर एक समाज को आगे लेके चले, और कौन से हमारे राजस्थान की इकोनॉमी को कैसे मैं कह सकता हूँ कि वो पॉसिबल है। बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे राजस्थान के अंदर है, खनिज दुनिया भर के राजस्थान में है, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हम राजस्थान में लेके आ सकते हैं, वो नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल लाल सिंह जी के साथ में ऐसे कई लोग जुड़े हैं जो यहाँ पर आकर के कुछ अपना ज्ञान देना चाहते हैं। विशेषज्ञ यहाँ पर है, भारत दूध की नदियां बहाता था, वापस दूध की नदियां तभी बहाएगा जब इनको इनके जगह से नहीं हटाया जाएगा। इस प्रकार के यहाँ पे कांड हो रहे हैं कि इनको जगह से हटाया जा रहा है। इनके जो पुराने ग्राम पंचायत से कच्चे पट्टे थे उनके बावजूद इनके पास लाइट कनेक्शन